हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज हमारा मैथमेटिक्स में हम लोग थोड़ा सा जाएंगे इंजीनियरिंग की तरफ। जो भी मैथमेटिकल डिस्कशन हो रहे हैं हमारे एन पावर एजुकेशंस के, और उसमें हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट सेमेस्टर के सबसे पहले टॉपिक में जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट सेमेस्टर जो है M3, जिसको आज तक बहुत ही डिफ़िकल्ट माना गया है। मतलब मैंने सुना है, बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि M3 थोड़ा डिफ़िकल्ट जाता है। तो उन्हीं को थोड़ा सा सिंपल बताने के लिए कि क्यों ये सिंपल है, थोड़ा सिंपल तरीके से हम लोग बताएंगे कि M3 में जो है सबसे लैग हम लोग कहीं पे करते हैं कि एज अ स्टूडेंट आप लोग जहाँ पे भी करते हो कि M3 का आप लोग जो हाई स्कूल मैथमेटिक्स के साथ कनेक्शन नहीं लगा पाते। तो थोड़ा सा हम लोगों ने वही ट्राई किया है M3 को हाई स्कूल मैथमेटिक्स के साथ कनेक्ट करने के लिए, और उसी के लिए हमने सबसे पहला ही टॉपिक चूज किया है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। और उसी का हम लोग हाई स्कूल के टेक्निक से इसका पूरा डेरिवेशन सारा एकदम, जिस तरीके से आप लोग कोई भी कोड सॉल्व करते हैं ना, उसी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो आज का डिस्कशन है M3 का चैप्टर 1, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे फॉर्म देखना पड़ेगा, आप लोगों को देखना पड़ेगा कि किस तरीके से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आते हैं कांस्टेंट कोएफिशिएंट के। तो उसका जनरल फॉर्म कुछ इस तरीके से जो जो यहाँ पे उन्होंने बताया है an, और ये इस तरीके से ये पूरा पूरा ये जो है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है, जिसमें ये dn मतलब nth डेरिवेटिव ऑफ y इन बाय x। ठीक है, तो ये पूरा सा इसका पूरा एक्सपांशन है, जिसमें a0 a1 a2 तरह कांस्टेंट कोएफिशिएंट होते हैं इन सब के, और n इज द ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन। मतलब अगर आगे मैं आपको बताऊंगा n कैसे डिसाइड करते हैं, ऑर्डर वगैरह वगैरह सारी। तो ये पूरा उसका लीनियर इक्वेशन का फॉर्म होता है, जिसमें dy बाई डी एक्स को जब भी ऑक्सिलरी इक्वेशन एक बनाया जाता है, जिसमें dy बाई डी एक्स को हमेशा d कंसीडर किया जाता है, कैपिटल D उसको कंसीडर किया जाता है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे dy बाई डी एक्स लिखना चाहता हूँ, तो उसको मैं d बाई डी एक्स को लूँगा कैपिटल D और इंटू वाई। क्यों हम लोग ये कर रहे हैं, हम लोग सब आगे देखेंगे इस चीज़ को, क्यों हमने इस d को कन्वर्ट सॉरी dy बाई डी एक्स को dy में कन्वर्ट कर दिया है। और इसीलिए पूरा कन्वर्जन जब हम लोग करते हैं तो ये इस तरीके का दिखेगा कि ए नॉट nth डेरिवेटिव ऑफ y, ए नॉट n माइनस वन डेरिवेटिव ऑफ y। तो थोड़ा इसको हम लोग अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरीके का इक्वेशन निकल के आएगा f ऑफ x, जिसको मैं इस टर्म में भी लिख सकता हूँ। और इसका मतलब p ऑफ d, इसको पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव बोला जाता है, वो इस तरीके से आएगा। और इसको बोला जाता है ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसका मतलब अगर आपको किसी भी इस तरीके के डेरिवेटिव लीनियर आया और आपको पूछा कि इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, तो उसको बस सारे nth डेरिवेटिव को आप d का पावर बता दीजिए। ठीक है, और इसका मतलब पॉलिनोमियल ऑफ d इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में आपको हमेशा कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब जब भी लीनियर इक्वेशन आएगा आपको इस टर्म में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और हमें जो है हमेशा काम पड़ता है p ऑफ d के साथ। आई बात समझ में? अब जाते हैं आगे। जैसे कि p ऑफ d, यहाँ पे हम लोगों ने देखा है p ऑफ d को हम लोग d माइनस m1 d माइनस m2 d माइनस M3 वगैरह इन सारे सेक्शन में हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मतलब ये एक पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल फैक्टराइजेशन इसको बोला जाता है, पॉलिनोमियल फैक्टराइजेशन। ठीक है, पॉलिनोमियल फैक्टराइजेशन इस चीज़ को बोला जाता है। अब जिसमें से आप जैसे कि जानते हो M1 M2 M3 डॉट 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 Mn। अब M1 M2 अपना M1 M2 नहीं है, ये वाले नंबर्स है। ठीक है, इसको सेमेस्टर के साथ मत कंफ्यूज करना। ये सारे रूट्स है, मतलब इनमें से अगर आप कोई भी रूट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको आंसर जो है 0 मिलेगा। तो हमें ये रूट्स बोले जाते हैं M1 M2 M3 ऑक्सिलरी इक्वेशन P ऑफ D के। आई बात समझ में? तो इनको इन टर्म्स ऑफ ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने इस स्लाइड पे यहाँ पे लिखा था, बराबर। इसको पूरे इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन बोला जाता है, जो हम लोगों ने इससे पहले बोला है। तो हम लोग सोल्यूशन किस तरीके से निकालते हैं कि d इज इक्वल टू डी माइनस M1 y इज इक्वल टू 0, बराबर। इसका मतलब dy बाई डी एक्स माइनस M1y इज इक्वल टू 0, मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू M1 इंटू वाई। इसका मतलब ऐसा कौन सा y है जिसका अगर मैं डेरिवेटिव लूँ तो y तो बदलेगा नहीं, बस उसका पावर जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है। तो ये तो आप जानते हो कि ये सीधा सीधा है e टू दी पावर ex का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमेशा आता है e टू दी पावर x। लेकिन अगर मैं यहाँ पे e टू दी पावर nx लेता हूँ तो आता है n e टू दी पावर x। इसका मतलब
अगर इस तरीके से दिखाई दे रहे तो हमको लिखना पड़ता है y इज इक्वल टू ई रेस टू m1 टू द पावर ऑफ x। ये हम लोग सीधा सीधा यहाँ पे बोल सकते हैं, वही चीज़ जो है हमने यहाँ पे लिखे थे कि y इज इक्वल टू, ठीक है, इसको शायद थोड़ा सा ये करना इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इसको मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू c1 इन ब्रैकेट ई रेस टू m1 x, ठीक है। y इज इक्वल टू c2 इन ब्रैकेट ई रेस टू m2 x, ठीक है, यहाँ पे e है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इन पूरे y को लिख सकते हैं, बराबर। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ p रेस टू dy इज इक्वल टू 0, तो मैं हम लोग इसको सीधा सारे इसको ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब जनरल जो सॉल्यूशन आएगा पूरे इस लीनियर इक्वेशन का, वो आएगा सारे जो भी हमने रूट्स दिखे उनका e टू द पावर m2x का एडिशन इन टर्म मल्टीप्लिकेशन में c1 c2 c3 के साथ। आई बात समझ में? तो सिंपली आपको करना क्या है, स्टेप्स मैंने आपको यहाँ पे बता दी है कि आपको दिए हुए इसको dy बाई डी एक्स को d में कन्वर्ट करना है, फिर आपको एक पॉलिनोमियल ऑफ d मिलेगा और इनको इंटू y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में आपको कन्वर्ट करना है, फिर पॉलिनोमियल ऑफ d को आपको फैक्टराइज करके या फिर किसी भी तरीके से, या फिर कैल्सी आपका जो क्या बोलते हैं साइंटिफिक कैल्सी होता है उससे भी आप वैल्यूज़ निकाल सकते हो, पॉलिनोमियल ऑफ डी के सॉल्यूशंस आप निकाल सकते हो, वहाँ से जो उनके रूट्स निकाल सकते हो और उन रूट्स को आपको ई के पावर्स का ये डेरिवेशन मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कि किस तरीके से आपको आगे जाना पड़ता है, ठीक है। तो अब जब पॉलिनोमियल ऑफ डी की बात आती है तो किसी भी पॉलिनोमियल की बात आती है तो कुछ पॉलिनोमियल्स को हमने लिया है, जैसे कि मेजर पॉलिनोमियल जो हम लोग बचपन से सॉल्व करते हैं, जिसको हम लोग विदाउट कैल्सी सॉल्व करते हैं, उस पॉलिनोमियल का नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आज थोड़ा सा हमारा और यही है हमारा हाई स्कूल मैथमेटिक्स के साथ इस M1 M2 सॉरी M3 मतलब मैथमेटिक्स सेमेस्टर 3 का कनेक्शन। मतलब हाई स्कूल मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जिस तरीके से सॉल्व किया जाता था वही टेक्निक्स हमें सेम यूज़ करनी है, ठीक है। अब जो है ये डिस्कशन थोड़ा मैं क्विकली करूँगा, इसका रीज़न ये कि हमने ये डिस्कशन हमारे हाई स्कूल मैथमेटिक्स के जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 1 पार्ट 2, उसमें एकदम डिटेल हम लोगों ने डिस्कशन किया। अगर आपको थोड़ा सा इसके रिगार्डिंग और नॉलेज चाहिए तो हमारे ही चैनल पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 1 पार्ट 2 डिटेली देखो, उसके बाद चाहिए तो आप रिज्यूम कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं आपको क्विकली जो है ये सारा पीपीटी बता दूंगा कि कैसे जाता है हाईलाइट वर्जन में। आप चाहिए तो एकदम आराम से वो पार्ट 1 पार्ट 2 देख सकते हो अगर आपको एक क्विक डिस्कशन समझ में नहीं आया तो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये आपको सबसे पहले अगर आपको आराम से देखना है, डिटेल पढ़ाई करना है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए। डिटेल पढ़ाई के लिए हमारा ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ये हमारे ही चैनल पे है एम्पावर एजुकेशन के। आप इसको जो है देख के आइए, आपको थोड़ा सा डिटेल नॉलेज आ जाएगा, नहीं तो क्विकली तो मैं बता ही रहा हूँ। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसको बोला जाता है जिसके वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होता है, ठीक है। तो इसको मैं पॉलिनोमियल ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पक्का बोल सकता हूँ वेयर ए बी सी आर रियल, और जहाँ पे ए जो है कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ये रियल हो सकते हैं, बी और सी 0 हो सकता है, लेकिन ए अगर 0 हो गया तो ये पूरा का पूरा टर्म ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे लिए कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा, ठीक है। इतना याद में रखो। जैसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है कि मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इन टर्म्स ऑफ कोई एक वैल्यू हम लोग बता दें, जैसे कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, इसको हम लोग इक्वल टू सम वैल्यू बताए, 0 भी एक वैल्यू होता है, ये बताया मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। और इसका एक नॉर्मल टर्म है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, जो हम लोग जब ये सॉल्व करने जाएंगे तो हमें हमेशा इस टर्म में दिखाई देगा, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी प्लस सी इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। आई बात समझ में? ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किन किन टर्म्स में आते हैं। अब जाते हैं उसको सॉल्व करने के लिए दो तीन तरीके जिसमें हम लोग को कोई भी पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करना जरूरी पड़ता है, ठीक है। तो फैक्टराइज करने के लिए लेट्स सपोज मैंने अगर ये एग्जांपल ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 48, मतलब अगर आपके पास कुछ इस तरीके से आएगा कि डी स्क्वायर प्लस 8d माइनस 48 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब कुछ इस तरीके से आएगा कि d2y डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 48y इज इक्वल टू 0। तो इसको आप लोग क्या करोगे,
डी स्क्वायर प्लस 8d माइनस 48 मल्टीप्लाइड बाय वाई इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में? तो जाके आपको इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए अगर आपको बिना कैलसी के करना है तो इस तरीके से करें। सबसे पहले a इंटू सी का साइन देखो, ऑब्जर्व द साइन ऑफ a इंटू सी। क्या है? एक तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। इस केस में क्या है? नेगेटिव है, बराबर। तो हमने कुछ यहाँ पे स्टेप्स देखे कि दो कंडीशन है। एक ये है कंडीशन 1, ठीक है, कि ये पॉजिटिव होगा कंडीशन 1, और ये है कंडीशन 2 कि नेगेटिव होगा। अब हमारा क्या आया था? यहाँ पे नेगेटिव आया था पहले वाले टर्म में, बराबर। तो डिफरेंस क्या, तो इन्होंने क्या बोला? डिफरेंस ऑफ फैक्टर्स ए एंड सी शुड बी बी, मतलब 48 के ऐसे फैक्टर्स उठाने हैं जो जिनका डिफरेंस 8 है। तो ऐसे फैक्टर अगर मैं 48 को उठाऊंगा तो वो है 12 एंड 4, बराबर। फिर उन्होंने बोला क्या? असाइन द साइन ऑफ बी टू द लार्जर फैक्टर, बराबर। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे? लार्जर को साइन, लार्जर कौन है? 12, उसको साइन मैं बी का दूंगा, तो विच इज प्लस, मतलब 12x माइनस 4x। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 4x माइनस 48 इज इक्वल टू 0, बराबर। फिर उन्होंने क्या बोला है? देन टेक द कॉमन टर्म्स, मतलब कॉमन टर्म्स देना है दो टर्म में से। तो सबसे पहला कॉमन टर्म आएगा x, इसका आएगा x प्लस 12। यहाँ पे कॉमन टर्म आएगा -4, इसका आएगा x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इन दो टर्म्स में कौन है कॉमन? x प्लस 12, बराबर। तो फिर बचा कौन ब्रैकेट में? x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे? आइदर दिस इज इक्वल टू 0 या फिर दिस कौन 0 हम नहीं जानते, तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों को भी 0 कंसिडर करेंगे। x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको क्या मिला? x इज इक्वल टू माइनस 12, यहाँ से मिला x इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 12 और 4, ये आपका सोल्यूशन है। मतलब m1 इज इक्वल टू 12 एंड m2 इज इक्वल टू 4। आई बात समझ में? इसका मतलब आप इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या लोगे? y इज इक्वल टू c1 ई रेस टू m1 कितना है? 12x प्लस c2, इसका सोल्यूशन है 4x। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ये कुछ हमने डिस्कशन किए हैं। हाँ, फिर फैक्टराइज करो, इसका प्रैक्टिस करो घर पे कि कैसे इस चीज़ प्रैक्टिस कर फैक्टराइज करना है। चाहे तो मैं एक एग्जांपल आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ फिर से। AC का साइन क्या है? नेगेटिव। फिर हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंस ऑफ फैक्टर f1 माइनस f2 का फैक्टर इस तरीके से चाहिए, वो b चाहिए, बराबर। तो ऐसे कौन है? 5 एंड 3। फिर हम लोग क्या करते हैं? b का साइन प्लस है वो लार्जर नंबर को देते हैं, दूसरा जो अपोजिट साइन है दूसरे को। तो मतलब 5x माइनस 3x। फिर क्या बचा? x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। फिर हम लोग क्या करेंगे? x कॉमन लेंगे, फिर बचेगा x प्लस 5, यहाँ से आएगा -3 कॉमन, फिर बचेगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फिर इन दो टर्म में कौन कॉमन है? x प्लस 5 कॉमन है, फिर कौन बचेगा? x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू आइदर 5 और 3, ठीक है। इस तरीके से भी सॉल्व कर लो, ठीक है। अब सॉल्यूशन ऑफ रूट्स, इसका वो क्या होता है हमने देखा है, ठीक है। अभी देखा हमने कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। अब कभी कभी क्या होता है कि हमें जो फैक्टराइज कर नहीं पाते या फिर आपको इस तरीके से फैक्टर नहीं मिले, तो आपको क्या है कि ax प्लस बी एक्स प्लस सी को फॉर्मूला वाइज सॉल्व करना पड़ता है। तो इसका फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। इसका मतलब अगर आपको दो टर्म्स आएंगे तो आएंगे माइनस a प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, बराबर। ये x के दो वैल्यूज पॉसिबल है। अब क्या होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे बोला है कि अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 कैन हैव मैक्सिमम 2 जीरो, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा दो रूट्स उसको हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दो रूट मतलब क्या है? तो दो रूट भी हो सकते हैं, एक रूट भी हो सकता है, या फिर नो रूट भी हो सकता है। तो उसको डिसाइड कैसे करना है कि इसके नंबर ऑफ रूट्स कैसे आएंगे? अब देखो, उसको डिसाइड जो करता है वो ये वाला पार्ट करता है, जिसको डेल्टा बोला जाता है, डी, ठीक है, जिसको ट्रायंगल के टर्म में। तो जब ये डेल्टा जो है ग्रेटर देन 0 होता है तो हम लोग बोलते हैं कि 2 डिफरेंट रियल रूट्स, ठीक है। जब डेल्टा इज इक्वल टू 0 आएगा तो एक वन रूट जो कि खुद रियल है, बराबर। जब डेल्टा इज इक्वल टू 0 आएगा तो 2 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स रूट आते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स क्या है हम लोग जानते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोला जाता है? कॉम्प्लेक्स रूट जो कि होते हैं कॉन्जुगेट, ठीक है। इतना बस याद रखो। जब ये डेल्टा की कंडीशन चाहिए तो अब लिख भी लो बुक पे
ये वाली कंडीशन है। सीधा सीधा क्या करो, अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं समझ में आ रहा है, ABC की वैल्यू इन फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दो। इसका डेरिवेशन अगर आपको चाहिए फॉर्मूला का, तो आप लोग हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 2 का वीडियो देख लो, उसमें हमने इसका डेरिवेशन जो है एकदम डिटेल में बताया है आपको कि किस तरीके से फॉर्मूला डिराइव हुआ है और किस तरीके से इसके यूजेस है। ठीक है, बाकी ये हमने यहाँ पे आपको कंडीशंस बता ही दी है। उसका अगर आपको डिटेल ट्री चाहिए तो ये उसका ट्री है, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके पूरा बुक में उठा लो। डी को मतलब डी मतलब डेल्टा, ठीक है, यहाँ पे जो डी है विच इज़ डेल्टा, ये अपना वाला डी, यहाँ पे जो डी इज नॉट इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स है। ठीक है, इतना याद रखो, ये अपना वाला डी नहीं है, डेरिवेटिव वाला। ठीक है, लिख लिया। अब जाते हैं नेक्स्ट। जैसे कि हमने देखा था कि nth ऑर्डर वगैरह वगैरह सॉल्व करना पड़ता है, तो उसी का थोड़ा सा हम लोग एग्जांपल देख। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज हम लोग फिर से पार्ट 2 करने वाले हैं। जो हमारा पहला डिस्कशन था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का, हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि किस तरीके से उसके टर्म होते हैं, किस तरीके से ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करना पड़ता है, किस तरह से उनको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, आज हम लोगों का डिस्कशन है सीधा सॉल्यूशन कैसे ढूंढना है, उसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। उसके लिए जो यहाँ पे मैंने 2 सम आपको यहाँ पे दे रखे हैं, तो सबसे पहले सम को हम लोग सॉल्व करते हैं कि क्या दिया उन्होंने, d2y डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy बाई डी एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन उन्होंने दिया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब उसको हमें क्या करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है। ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमें डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल डी लेना पड़ता है। तो इस हिसाब से क्या होगा हमारा, डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6, ठीक है, यहाँ पे एक y है, प्लस 6 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका रूट ढूंढते बराबर। इसका रूट क्या है, फैक्टराइजेशन करने के बाद क्या आएगा, डी स्क्वायर माइनस 3d माइनस 2d प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या आएगा, d माइनस 3 इंटू डी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो d का वैल्यू आया आइदर 3 और 2 बराबर है। हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 1 पार्ट 2 में जो हम लोगों ने हाई स्कूल मैथमेटिक्स का वीडियो वो आपको रेफर करने के लिए बोला था, उसमें हम लोगों ने इसके अलग अलग टाइप्स देके सॉल्व करने का, आप चाहिए तो उसको भी रेफर कर सकते हो सॉल्यूशन निकालने के लिए। अब यहाँ पे d के वैल्यू 2 आए हैं, या तो 3 है या तो 2 है, तो हम लोग इसी हिसाब से जो है इनको y इज इक्वल टू c1 ई रेस टू 3x प्लस c2 ई रेस टू 2x, मतलब जो हमारे ये m1 m2 होते थे, हम लोग जो सॉल्यूशन बोलते थे, इसको सीधा सीधा हम लोग यहाँ पे x का कोएफिशिएंट लेते हैं बराबर। ये क्यों इस तरीके से, ये हमने पार्ट 1 में देखा है बराबर। अब इसी का जो है हम थोड़ा सा पार्ट 2 सॉल्व करेंगे, मतलब सेकंड क्वेश्चन को सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगा, डी क्यूब माइनस 6d प्लस 11d माइनस 6 ब्रैकेट के बाहर y इज इक्वल टू 0। ये क्या है, तो आपको अब d के इक्वेशन लिखना। अब यहाँ पे देखो पावर कितना है, 3, जितना पावर होता है मैक्सिमम उतने रूट्स आ सकते हैं बराबर। अगर आप इसको कैल्सी में सॉल्व करोगे तो d के रूट्स आपको मिलेंगे 1, 2 और 3। इसका मतलब आपका m1 इज इक्वल टू 1 आएगा, m2 इज इक्वल टू 2 आएगा और m3 इज इक्वल टू 3 आएगा। इसी का मतलब आपके y का सॉल्यूशन है वो इस प्रकार होगा, c1 इंटू ई रेस टू एक्स प्लस c2 इंटू ई रेस टू 2x प्लस c3 इंटू ई रेस टू 3x। ये जो है आपका सॉल्यूशन रहेगा पूरे ऑक्सिलरी इक्वेशन का। अब आपको बस थोड़ा सा प्रैक्टिस इसी पे करना है कि कैसे पॉलिनोमियल को कैल्सी में सॉल्व करेंगे, कैसे उसके रूट्स निकालेंगे वगैरह वगैरह। नहीं तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको डिस्कशन बता ही दिया है। और एक तो आपको थोड़ा सा जनरली बता दूं कि थोड़ा सा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में क्या होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग जानते सॉल्व करना, क्यूबिकल इक्वेशन हमें इतना आता नहीं सॉल्व करना कि कैसे, मतलब ओरली। तो वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे देखा करो, जब भी सारे कोएफिशिएंट का एडिशन 1 होगा ना, सॉरी 0 होगा ना, जैसे कि 1 माइनस 6 माइनस 5 प्लस 11 इज प्लस 6 माइनस 6 इज 0। इसका मतलब जब होगा तो d इज इक्वल टू 1 एक सोल्यूशन होता है, और जब अल्टरनेट सेम होगा तो d इज इक्वल टू -1 एक सोल्यूशन होता है। थोड़ा सा ये वाले शॉर्टकट्स हमें देखने पड़ते हैं इनको सॉल्व करने के लिए। आई बस समझ में, तो इतना सिंपल है ये। थोड़ा सा बस आपको पॉलिनोमियल का नॉलेज होना चाहिए आपके हाई स्कूल से, और उसी को आपको अप्लाई करना है बस।
आपको इस डी बाई डी एक्स की जगह कैपिटल डी लेना है, बाकी सब आपका हाई स्कूल मैथमेटिक्स ही है। और एंड में बस एक ट्विस्ट, मतलब एक और एडिशनल स्टेप है कि जो भी आपको रूट्स है उसको ई का पावर आपको दिखाना और कोई एक उसका कांस्टेंट वहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा। आई बात समझ में? दैट्स इट फ्रॉम दिस सॉल्यूशन वाला टॉपिक। बाकी आप हमारे प्रीवियस जो भी टॉपिक्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 1 पार्ट 2 और स्पेशली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट 1 जरूर रेफर करिएगा इस वीडियो के लिए। उसके बाद ही आप ये पूरा सॉल्व करना। और प्लीज़ 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 जो भी हमारे वीडियोज़ उसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और थोड़ा सा प्रैक्टिस करो दिए हुए टेक्निक्स पे।